पहले गाबा का घमंड तोड़ा था और अब एजबेस्टन का गुरूर तोड़ा है। और हमारी टीम इंडिया ने कहा कि शुभमन गिल का खाता कैसे खोला जाएगा, एजबेस्टन में मैच जीत करके खोला जाएगा और गुरु हो जा शुरू बोलकर हो जीता। जा शुरू। लेकिन आकाशदीप ने जो बॉलिंग करी है ना, मतलब ऐसे स्पेल बार बार आपको देखने को नहीं मिलते। लेकिन उसके बाद एजबेस्टन, जो हम सबको लग रहा था कि यार विदाउट बुमराह तो बहुत मुश्किल है। जीत ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि हम यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने आए। अब कहाँ है वो फैन बेस जो टारगेट किया करते थे शुभमन गिल को, अब वही तालियां बजा रहे हैं। टीम इंडिया ने 58 साल का पहले गाबा का घमंड तोड़ा था और अब एजबेस्टन का गुरूर तोड़ा है। कैसी फीलिंग आई जयदीप कल मैच देख के? मतलब मेरे तो होश उड़ा दिया आकाशदीप की बॉलिंग ने, और फिर जिस तरीके से बैटिंग तो करी थी शुभमन गिल ने, लेकिन आकाशदीप ने जो बॉलिंग करी है ना, मतलब ऐसे स्पेल बार बार आपको देखने को नहीं मिलते। तो आकाशदीप की मैं खाली ये कह रहा था कि इंग्लैंड का जो गुरूर था वो टीम इंडिया ने तोड़ के दिखाया। हमारे बॉलर्स पर जो सवाल उठ रहे थे उससे पीछा छुड़ा के दिया, और हमारी टीम इंडिया ने कहा कि शुभमन गिल का खाता कैसे खोला जाएगा, एजबेस्टन में मैच जीत करके खोला जाएगा और गुरु हो जा शुरू बोलकर जीता। हो जा शुरू मतलब कितनी, मतलब शुभमन गिल के लिए एज ए टेस्ट कैप्टन देखा जाए तो कितनी चीज़ें फैसिनेटिंग होती हुई नजर आई है। मतलब आप टेस्ट कप्तान बनते हो, विराट कोहली आपकी टीम में नहीं है, आपकी टीम में रोहित शर्मा नहीं है, आपकी टीम में मोहम्मद शमी नहीं है। पहला टेस्ट मैच जाके आप लीड्स में हार जाते हो, जो विनिंग पोजीशन में आते हैं ना, लीड्स आप जीत सकते थे लेकिन आप हार जाते हो। उसके बाद आपको ट्रॉल होना पड़ता है जब आप टेस्ट कैप्टन बने, तब भी जब लीड्स का टेस्ट मैच हारे तब भी आपको ट्रॉल होना पड़ा। इनफैक्ट बैटिंग आपने बहुत अच्छी करी, लेकिन क्योंकि आपके बॉलर्स ने उस दिन साथ नहीं दिया, आपको खूब गालियाँ पड़ी। लेकिन उसके बाद एजबेस्टन, जो हम सबको लग रहा था कि यार विदाउट बुमराह तो बहुत मुश्किल है, मतलब वो चींटी को पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, इस तरीके का काम था। लेकिन विदाउट बुमराह इन्होंने करके दिखा दिया, और वो भी शुभमन गिल की बैटिंग की वजह से भी। आप 430 रन एक पारी में बना देते हो, और फिर उसके बाद आकाशदीप का इंक्लूजन, वॉशिंगटन सुंदर को जब टीम आई प्लेइंग 11, सब नाराज़ थे कि कुलदीप यादव क्यों नहीं है, कुलदीप यादव क्यों नहीं है ना। लेकिन कुलदीप यादव क्यों नहीं है इसका जवाब भी आगे देंगे। हालांकि जिस तरीके से इन्होंने प्लेइंग 11 भी खिलाई, सबको डाउट हो रहा था, लेकिन इस टीम ने वो करके दिखाया। फिर गाबा वाला मेरे को मैच याद आ जाता है कि वहाँ पे भी हमारे बॉलर्स कुछ नहीं थे, T20 वाले बॉलर्स लेके खेले थे यार। शार्दुल ठाकुर था हमारे पास टी नटराजन था, नवदीप सैनी था, और वॉशिंगटन सुंदर भी उसमें भी थे, और उन्होंने तो बैट और बॉल दोनों से कमाल करा था। यहाँ पे भी बैट से उन्होंने जितने रन बनाए थे लास्ट में, वो भी काफ़ी उपयोगी रहे। तो कहीं ना कहीं वो गाबा वाली टेस्ट विन और ये भी कहीं ना कहीं सिमिलर सी नज़र आती है कि बड़े खिलाड़ी नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे आपके पास इस मैच में भी, उस मैच में भी। और शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी की शुरुआत एजबेस्टन जैसे ग्राउंड पे करी है, और वो उसने खुद भी बोला कि लाइक मैं ये तो रिटायर होऊंगा तब भी ये जीत मेरे लिए स्पेशल होगी। ऑफकोर्स पहला टेस्ट विन है उसके लिए एज ए कैप्टन, और इंडिया के लिए भी कि मतलब 8 टेस्ट मैच आप इस पर खेले, 1967 से खेल रहे हो, आपने कोई मैच ही नहीं जीता। और शुभमन गिल कहता है कि अब आउट रोलर्स, अब कहाँ है वो फैन बेस जो टारगेट किया करते थे शुभमन गिल को, अब वही तालियां बजा रहे हैं। पूरी तरह से सिमिलर विन है प्रवीण। बहुत अच्छा आपने यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन नोटिस किया है कि गाबा में भी जो हाल था हमारा, वो का वही हाल यहाँ पर था। पर एक पॉइंट पे मुझे लगता है कि आपको मैं थोड़ा सा टोकना चाहूंगा कि आपने कहा है कि वहाँ विराट कोहली नहीं थे, यहाँ भी नहीं थे। अब तो विराट कोहली नहीं होने वाले ना, तो टीम इंडिया को जीतने की आदत डालनी पड़ेगी। और आदत डालने की शुरुआत आपने कहाँ से करी है? यहाँ से करी। तो टीम इंडिया सीना ठोक के चलिए, टीम इंडिया आगे ये सीना ठोक के, और आगे भी जान हथेली पे लग कर के परफॉर्म करेगी, क्योंकि इस जीत ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि हम यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने आए। हम यंग कप्तान के अंडर खेल रहे हैं, एक यंगिस्तान की टीम खिला रहे हैं, लेकिन हम अपना पॉइंट प्रूव करने आए हैं। हम ये नहीं बताने आए हैं कि हमारे पास विराट कोहली नहीं है, या रोहित शर्मा नहीं है, या बुमराह नहीं है, या शमी नहीं है, इस वजह से हम हार रहे हैं। बल्कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम उनके बगैर भी जीत सकते हैं। और वो काम हमने कहाँ करके दिखाया? एजबेस्टन बर्मिंघम में, जहाँ पर ये काम कभी होते हुए हमको देखने को मिला नहीं। तो इससे बढ़िया स्टेज नहीं हो सकता था मैच जीतने के लिए, अपना खाता खोलने के लिए शुभमन गिल के पास। इससे बढ़िया मैच नहीं हो सकता था जब आप सीरीज में 1-0 से पीछे चल रहे हैं, और इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता था, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता था कि आपने 600 रन बना करके इंग्लैंड को वहां पर 336 रन से पछाड़ा। और इससे बढ़िया टीम नहीं हो सकती थी जिसने एक ने इंग्लैंड प्लेयर्स की आंखों में आंखें डाल के कहा
कि हम तुमको यहाँ हराने आए हैं, हम तुमको यहाँ हरा के जाएंगे। अगर मैच के हीरोज़ की भी बात करो तो आप देखो इस बार हमें कोई, अब बैटिंग में तो हमें पिछली बार सारे बैटिंग में ही करते हुए दिखे थे, 5 शतक लगाए लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। इसमें बस आप देखो तो शुभमन गिल का ही शतक आए लेकिन हमने मैच जीता। क्यों जीता? क्योंकि वहाँ पे आपके पास आकाशदीप जैसा बॉलर था जिसने मोहम्मद सिराज को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करा, या यूँ कह लें कि मोहम्मद सिराज ने आकाशदीप को सपोर्ट करा, क्योंकि आकाशदीप ने जिस तरीके से बॉलिंग करी ऐसा लग रहा था कि अटैक को लीड वो कर रहे हैं। पहली पारी में 4 विकेटें शुरुआत भी उन्होंने करवाई थी विकेट से, और दूसरी पारी में भी कहीं ना कहीं उन्होंने जो 6 विकेटें निकाली और हैरी ब्रूक वगैरह को जो तमाचा लगाया है कि हम तो कोई सा भी टारगेट दे दो जी हम तो चेज़ कर लेंगे, अब करके दिखा। जब बेन स्टोक आउट हुआ था इनकी पूरी हो गई थी, मतलब हिल चुकी थी इनकी पूरी तरीके से, अगर दिल्ली वाली भाषा में बोलूँ तो फट चुकी थी पूरी तरीके से कि भाई अब क्या करें, हाथ पाँव फूल चुके थे इनके। लेकिन आकाशदीप यार क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है बंदे की, मतलब बिहार से आते हैं एकदम जहाँ पर सासाराम, और वहाँ पे उनकी क्रिकेट होती भी नहीं थी, है ना, क्रिकेट बैन थी, सस्पेंड थी बिहार की क्रिकेट। बंगाल चले जाते हैं, बंगाल वो भी झूठ बोल के जाते हैं, हालांकि जाना इनको क्रिकेट खेलने था, और वहाँ झूठ बोल के जाते हैं माँ बाप से कि भाई, क्योंकि माँ बाप क्रिकेट को उतना सपोर्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स मिडिल क्लास फैमिली को नहीं लगता कि हमारा बच्चा यार अचानक से यूँ कर जाएगा, है ना, किसी को भी पता नहीं होता। वो झूठ बोल के जाता है बंगाल में जाता है, वहाँ पे टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेलता है। टेनिस बॉल क्रिकेट में उसको रोज़ के 600-700 रुपये कुछ मिलते हैं, उससे अपना गुजारा और फिर साइड बाई कुछ वर्क करके वो अपना गुजारा करता है। लेकिन बंगाल से फिर क्रिकेट खेलना भी शुरू करता है, डोमेस्टिक लेवल पर खेलता है। फिर एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि उसके 6 महीने के भीतर ही उसके पिताजी का भी देहांत हो जाता है, उसके बड़े भाई का भी देहांत हो जाता है। मतलब इतनी सारी परेशानियां देखने के बावजूद आकाशदीप ने जिस तरीके से अपने आप को मजबूत रखा है, सबसे एक मेंटली जो आपको प्रिपेयर करती है चीज़ कि नहीं मेरा लक्ष्य है इंडिया खेलना है तो खेलना, चाहे सामने जितनी भी कांटे आए भाई कांटों पर चढ़ के जाऊँगा, और वो आकाशदीप ने करके दिखाया। और इनफैक्ट जो कल उन्होंने पोस्ट मैच में भी बोला कि उनकी सिस्टर को भी अभी कैंसर हो गया, तो वो उन्होंने अब बॉलिंग भी अपनी पूरी डेडिकेट उन्हीं को करी है, पूरा जो उनका परफॉर्मेंस था। तो वो भी मतलब कितनी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन बंदा अपने आप को प्रिपेयर किस तरीके से कर रहा है, मतलब मैं उसकी दाद दे रहा हूँ कि वो मानसिक तौर पे कितना मजबूत इंसान है। और ऐसी नहीं कहते कि एक बिहारी सब पे भारी, तो आकाशदीप ने वो सही साबित करा कि इतनी परेशानियों के बावजूद वो बंदा पूरा डेडिकेटेड है अपने देश के लिए खेलने के लिए, और परफॉर्मेंस दे रहा है, हर मैच में दे रहा है। जयदीप जब भी जितने टेस्ट मैच उसने खेले हैं ऐसा कभी नहीं लगा कि बॉलिंग से उसने कुछ खराब किया है, हमेशा, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंडिया में जब उसने खेला डेब्यू टेस्ट करा तब भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके। तो आकाशदीप जैसा कैरेक्टर आपको चाहिए होता है। हम मोहम्मद सिराज की भी बात करते थे, जब उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ गए थे, उनके भी पिताजी का भी देहांत हो गया था, उसके बावजूद वो ऑस्ट्रेलिया से वापस नहीं आए थे मोहम्मद सिराज, वहाँ पर परफॉर्मेंस दी थी। तो कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर्स ही आपको एक आगे चल के थोड़ी सी हिम्मत देते कि यार बुमराह नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास ऐसे बंदे हैं जो लड़ना जानते हैं। और वो मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने इस मैच में बहुत ही शानदार करके दिखाया। प्रवीण, एक बात ये पक्की है कि गुरु ऊपर वाला कभी परीक्षा लेना बंद नहीं करता, और जिनकी परीक्षा देते हैं वही निखरे हुए निकलते हैं। क्योंकि अगर आपने परीक्षा नहीं दी होगी ना तो शायद आप पास हो या फेल हो या जो भी आपका रिजल्ट बन रहा हो आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन आप परीक्षा देंगे, आपको अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता चलेगा कि हम इतना कर सकते हैं, क्या कमी रह गई कि हम उतना अचीव नहीं कर पाए। तो गुरु इन्होंने बहुत बार परीक्षाएं दी है, इन्होंने सफल होके दिखाया उन परीक्षाओं में, और इसीलिए आपको एक तराशा हुआ हीरा नजर आ रहा है। और आप बात कर रहे थे इनके जो पुराने क्रिकेटिंग आप कह लीजिए एक प्लेटफॉर्म की, जहां पर इनको 600 रुपये 700 रुपये पर डे के हिसाब से टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना पड़ता था। वहां पर एक नोटेबल मेंशन राणा देव बोस जी का भी है, जो कि इनके कोच रहे, और उन्होंने ये चीज एस्टिमेट करी, उन्होंने ये चीज़ पता लगाई कि ये बैटिंग में लंबे लंबे छक्के मारते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में, लेकिन इनका फ्यूचर बनेगा फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि इनकी हाइट लंबी है, इनके हाथों में वो कला है कि बॉल को ये लहरा सकते हैं। और इनको विकेट्स कैसे मिल रहे हैं, लहरी हुई बॉलों पर मिल रहे हैं, आगे डाली हुई बॉल्स पर मिल रहे हैं, आगे डालकर बॉल इतना अंदर आती है कि अगर वहाँ ब्रूक वाला तो मेरा फेवरेट हो गया वो तो। और वहाँ पर अगर आप देखो कि अगर आप लकड़ी का एक पतला सा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दो, उसी पे हिट होती जाएगी, तो उसको चीर करके वो स्टंप को हिट कर दे, बिल्कुल इतना अंदर की तरफ बॉल आती है। तो ये आपने स्किल डिटेक्ट करा है एज अ कोच, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है प्रवीण। हम कोचेस को इतना ज्यादा क्रेडिट नहीं देते हैं, या हम कोचेस की इतनी ज्यादा बात नहीं करते,
लेकिन क्या वो टेनिस बॉल के 600-700 रन या वो 6-7 छक्के एक ओवर के वो काफी थे आकाशदीप का फ्यूचर बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं थे। जो फ्यूचर बनाया गया है वो फास्ट बॉलिंग से और वो कोचिंग के द्वारा बनाया गया, इसलिए राणादेव बोस जी का भी उतना ही अप्रिसिएशन जितना आकाशदीप का परफॉर्मेंस का। बिल्कुल। और कोच से ही बात याद आई है तो अपने टीम इंडिया के कोच की भी बात कर ले। हाँ, उसको भी क्रेडिट नहीं मिलता। वो बंदा पूरे अपनी लाइफ में अगर बात करूँ तो क्रेडिट के लिए ही रोता रह गया, मरता रह गया, यूँ कह लें। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सबको पता है डिसीजन कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ही ले रहे होंगे पीछे से। जो ऑलराउंडर खिलाने की उनकी प्रथा चलती आ रही है, हम सब ने क्वेश्चन करा था कि यार इतने ज़्यादा ऑलराउंडर आप बैटिंग खिला के अपनी बॉलिंग वीक कर रहे हो, लेकिन एट द एंड वही फैसले सही साबित हुए। क्योंकि पिछले मैच में बुमराह थे, हमने बॉलिंग भी खिलाई थी लेकिन हमारे पक्ष में नहीं गया, लेकिन इस बार वो फैसला हमारे पक्ष में गया, जहाँ पे आपने नीतीश रेड्डी को भी खिलाया, आपने वॉशिंगटन सुंदर को भी खिलाया। वॉशिंगटन सुंदर बैट से भी रन बनाए, बेन स्टोक्स का इंपॉर्टेंट विकेट भी निकाला, और प्लस आपने आकाशदीप को जब खिलाया तो उन्होंने गेंदबाजी में भी आपको विकेट निकाल के दी। और यहाँ पे गंभीर को कोई क्योंकि हारते तो गंभीर को सबसे पहले जूते पड़ने थे, क्योंकि पढ़ रहे हैं 11 मैचेस के सब स्टैट्स हम गिनवा रहे हैं कि 11 मैचेस अभी तक टेस्ट में कप्तानी करी है, सिर्फ 3 मुकाबले जीते हैं, है ना। बुमराह माफ़ करिएगा, रोहित और विराट को भी निकालने का इल्ज़ाम गंभीर पे ही लग रहा है कि इसने निकलवा दिया। अब देख लो, निकाल के उसने रिजल्ट भी दिलवा दिया आपको, चाहे निकाला हो या ना निकाला हो, वो तो अंदर की बात कोई जानता नहीं कि विराट ने खुद से लिया या उनको मजबूर किया गया या रोहित ने खुद से लिया, लेकिन पिक्चर तो यही बनती कि मजबूर किया। बट वो अब बात साइड में। लेकिन अभी जो करंट की बात करें तो कोच गंभीर ने भी उतना ही अच्छा काम करा जितना खिलाड़ियों ने मैदान पर करा है। क्योंकि वो गंभीर ने भी अभी कपिल शर्मा शो में बोला ना कि कोच तो बस आपको स्ट्रैटेजी बना के दे सकता है और कोच की परफॉर्मेंस डिसाइड होगी प्लेयर्स पे कि प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। तो प्लेयर्स ने अच्छा करा तो कोच ऑटोमेटिक अच्छा हो गया। रवि शास्त्री की कोचिंग में या राहुल द्रविड़ की कोचिंग में प्लेयर्स अच्छा कर रहे थे तो उनको अच्छा क्रेडिट मिल रहा था। गंभीर की टेस्ट में अगर देखा जाए प्लेयर्स ने अच्छा नहीं करा। अब वहाँ पे स्ट्रैटेजी भी में भी हो सकती है गलत, लेकिन प्लेयर्स ने भी अच्छा नहीं करा ना, जिनको भी खिलाया उन्होंने अच्छा नहीं करा। लेकिन अब जो खेल रहे वो अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस करी है, तो गंभीर का भी उसमें थोड़ा सा साथ देना चाहिए कि 430 रन शुभमन ने बनाए, आपके 10-10 विकेटें यहाँ पर आकाशदीप ने निकाली, तो उनके क्रेडिट है, लेकिन कोच गंभीर को भी क्रेडिट देना बनता है। प्रवीण, सचिन ने एक बात बोली थी कि इफ यू थ्रो स्टोन्स एट मी आई विल टर्न देम इनटू माइलस्टोन्स। और गुरु सेम चीज करके दिखा रहे हैं गौतम गंभीर के। आपने मेरे को पत्थर मारे, भर भर के पत्थर मारे, लेकिन मैंने सबको मील का पत्थर बना दिया। एक एक चीज को मैंने मील का पत्थर बना दिया। आपने कहा आप ऑलराउंडर्स ज्यादा खिला रहे हो, मैंने उन ऑलराउंडर्स से रन निकाल दिया। आपने कहा कि आपने बॉलर्स कम खिलाए, मैंने उन बॉलर्स से विकेट निकाल दी। आपने कहा कि मेरे बैट्समैन एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने एक ही मैच में उनसे 1000 रन बनवा दिए। गंभीर ने वो सब करके दिखाया इस मैच में जिसके लिए उनको ट्रोल किया जा रहा था। पिछले मैच में भी आपके पास बॉलर्स तीन ही थे और उसमें से परफॉर्मिंग बॉलर खाली एक ही था। इस मैच में भी आपके पास 3 ही बॉलर थे, लेकिन परफॉर्मिंग बॉलर 2 थे। लेकिन एडवांटेज कहाँ आया? जो आपने टेल लंबी करी, आपको वो जो टेल से रन मिले। क्योंकि जडेजा जब आखिरी पोजीशन पर आ रहे थे शार्दुल ठाकुर से जस्ट पहले, क्योंकि शार्दुल ठाकुर के रन नहीं आए थे तो उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। इस मैच में उनको सपोर्ट करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर थे, नीतीश चलते तो वो भी सपोर्ट करने के लिए थे, तो रन तैयार थे वहां पर जडेजा के लिए और उन्होंने डिलीवर करके दिया दोनों इनिंग्स। वॉशिंगटन सुंदर ने खुद रन बनाए, शुभमन गिल ने कहा कि बेड़ा मैं उठाऊंगा। तो गौतम गंभीर के ऊपर जितने भी पत्थर फेंके गए उन्होंने उनको मील का पत्थर बना दिया। और ये बताता है कि गंभीर बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले कोच हैं और ये चीज हमने उनकी लिमिटेड ओवर्स कोचिंग में हम पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अड़ियल है अपनी स्ट्रैटेजी पर स्टिक रहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को छोड़ेंगे नहीं। अगर कल के दिन आप कहो कि जैसे कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि मशीन के पीछे से आलू डालूंगा आगे से सोना निकलेगा, तो वो उस तरह के ही है। कह रहे कि मैंने आलू डाला और मैं चाहता हूँ कि आगे से सोना निकले तो मैं निकाल के रहूंगा। उन्होंने वो काम करके दिखाया इस टेस्ट मैच में और मैं इस चीज को लेकर के खुश हूँ कि बाहर से जितनी मर्जी ट्रोलिंग आ रही थी, आपने अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं बदला। पूरी दुनिया के लिए वो स्ट्रैटेजी खराब थी। वो स्ट्रैटेजी खराब थी या नहीं थी उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो स्ट्रैटेजी खराब थी। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मेरे लिए वो स्ट्रैटेजी सही है और रिजल्ट इससे कैसे निकालना है
मैं निकाल के देता हूँ और गुरु उन्होंने निकाल के देता और बहुत बखूबी निकाला है उनके प्लेयर्स ने भी। जिस तरीके सब नहीं लगभग, अब जडेजा की भी परफॉर्मेंस की हम बात करें तो जडेजा ने भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, गेंदबाजी से वो विकेटें नहीं निकल पाई हैं जडेजा की, लेकिन बैटिंग में जडेजा ने इस मैच में भी आप देख लो दोनों इनिंग में हाफ सेंचुरी कर दी। कमाल की पारी, यशस्वी जायसवाल का कंट्रीब्यूशन कोई नहीं भूल सकता। ऋषभ पंत ने जो सेकंड इनिंग में तेजी से अर्धशतक लगाया, 65 रन जो उन्होंने बनाए, पहली पारी में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन सेकंड इनिंग में उन्होंने मेक श्योर करा कि जो स्टार्ट चाहिए था, विकेटें गिर गई थी लेकिन शुभमन गिल के साथ जो पार्टनरशिप तेजी से होनी चाहिए थी वो करी और वहाँ पे अच्छा सपोर्ट निभाया। बैटिंग तो खैर पता था कि ऋषभ पंत पे सबसे ज़्यादा भरोसा था कि हमारे सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज कहीं ना कहीं वही है। केएल राहुल भी जिस तरीके से आप देखो पहले 2 मैचेस में 7 आई थिंक शतक आ गए, पहले मैच में 5 आए थे, इस मैच में शुभमन गिल ने जो दोनों शतक लगाए, तो कहीं ना कहीं टीम अब पूरी एक टीम एकजुट होकर खेलते हुए नज़र आ रही है कि हाँ हमें करना है, कुछ तो करना है। और वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आपको सबसे कम उम्मीद होती है ना जिस बच्चे से, वही सबसे समझदार या सबसे आगे निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये टीम वैसा ही कर रही है। और फिर शुभमन गिल ने कहा भी कि आई थिंक ये सबसे बेस्ट टीम थी जो यहाँ पर आके मैच खेल सकती थी और मैच जीते। पोस्ट मैच में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं ये बात बोली और वो अब अपनी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। वो क्या, हम खुद याद रखेंगे। और ये कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट के इतिहास के पन्नों पे सबसे सुनहरी जीत, क्योंकि अवे टेस्ट मैचेस में देखा जाए तो सबसे बड़ी जीत है। रनों के हिसाब से 336 रन आपने बनाए। फिर फास्ट बॉलर की भी अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन स्पेल देखने को मिला आकाशदीप की तरफ से। एक मैच में शुभमन गिल का सबसे ज़्यादा रन एज ए टेस्ट कैप्टन भी, एज ए टेस्ट बैट्समैन भी। और अब तो उनके पास एक और चांस है कि एज ए टेस्ट कैप्टन एक सीरीज़ में आई थिंक सबसे ज़्यादा शतक लगाने का भी सुनील गावस्कर जी के नाम है। 79 में उन्होंने बनाए थे 4, गिल के 3 हो चुके हैं ऑलरेडी। और गिल तो पता नहीं मेरे को और कितने रिकॉर्ड तोड़ेगा बंदा। 6 इनिंग बची हुई है जयदीप, और 6 इनिंग में कम से कम अब 500 प्लस रन हो चुके हैं। 6 इनिंग में ये क्या करेगा भाई, 4 इनिंग में इसने 500 रन बना दिए हैं। मुझे लगता है प्रवीण ये ऐसा कोई रिकॉर्ड बना देंगे जो शायद तोड़ा नहीं जा सकता। जो विराट कोहली ने 2016 आईपीएल में बना दिया था वो तोड़ा नहीं जा सकता। उसके लिए आप बहुत बंदे आए, बहुत क्लोज गए, मतलब आप इतना क्लोज गए कि एक कार आगे चल रही, दूसरी कार पीछे चल रही, टक्कर होने ही वाली है लेकिन कार ने टर्न ले लिया। तो इस तरह से रहा है उनका वो रिकॉर्ड कि अछूता रहा है, कोई उसको टच नहीं कर पाया, कोई भी उसको छू नहीं पाया। तो मेरे को लगता है कि शुभमन गिल के पास मौका है कि उसी तरह का वो रिकॉर्ड बना दे, क्योंकि विराट कोहली के लगभग 600 के आसपास रन थे, 650 के आसपास रन। शुभमन गिल उस मार्क तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। शुभमन गिल एक बार उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, फिर वो रियलाइज करेंगे कि मेरे पास क्या क्या बाकी है अचीव करने के लिए। और जब वो उस पर अमल करेंगे ना प्रवीण, ऐसा कुछ रिकॉर्ड बना देंगे, तोड़ना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होगा तोड़ना, क्योंकि आप देखो कि शुभमन गिल एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, ऐसा लग रहा था कि शायद एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रिकॉर्ड को टारगेट कर रहे हैं। सही बात है। और मुझे लगता है कि वही दोहरा शतक कहीं ना टारगेट पे, हाँ, कि दोनों इनिंग में डबल सेंचुरी और कर लेते, काफी क्लोज थे। ये तो आप देखो कि शुभमन गिल तेज खेलने के चक्कर में आउट हुए, अपना गेम खेल रहे होते तो दोहरा शतक बड़ी आसानी से वो हासिल कर लेते जिस लय में थे। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल के पास मौका है ऐसा कुछ कर जाने का जो ना पहले कभी सुना गया, ना पहले कभी देखा गया, और ना शायद आगे कभी हो। उसके लिए उनको अपना डेडिकेशन बरकरार रखना पड़ेगा। और फोकस नज़र आ रहा है बंदा, मतलब जब से उसको कप्तानी मिली है, चाहे वो गुजरात कैंप में भी थे, जब आईपीएल खेल रहे थे उस टाइम ही वो रेड बॉल प्रैक्टिस, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो कितना फोकस है, कितना सीरियस है अपनी क्रिकेट को लेकर, टेस्ट क्रिकेट को लेकर खास करके। क्योंकि पता है कि इस टेस्ट सीरीज से पहले 6 इनिंग में 88 रन आए थे। उसको पता था कि यहाँ पे नहीं अच्छा करूँगा, वैसे ही ट्रॉलर्स पीछे पड़े हुए हैं मेरे, अगर यहाँ पे भी अच्छा नहीं करा तो वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन उसने मेक श्योर करा कि मुझे मौका ही नहीं देना है, मुझे अपने बल्ले से जवाब देना है, मुझे मुंह से जवाब नहीं देना। और बल्ले से उसने बखूबी जवाब दिया है और लगातार रन बना रहा है। और उम्मीद करेंगे कि आगे 6 इनिंग में भी जो लॉर्ड्स में भी अगर एक आ जाए तो बेहतर होगा लॉर्ड्स में, क्योंकि मक्का है क्रिकेट का, वहाँ पे भी अगर ऐसी कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिले तो मज़ेदार हो जाएगी चीज़। और जसप्रीत बुमराह भी आएंगे। उम्मीद तो करेंगे कि मैच के बाद हमें ये बोलने का मौका मिले कि मक्का ने बुलाया, हम चले आए, जान हथेली पे ले आए। लेकिन यहाँ पे सिराज की भी बात कर लेते हैं। सिराज ने भी पहली इनिंग में जो पंजा खोला सिराज ने, और सिराज ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी, इनफैक्ट अगर मैं सिराज के रिकॉर्ड्स उठा के देखूँ तो उसने 5-6 साल के करियर में सीना कंट्रीज़ में आई थिंक 7 या 8 मैच जीत लिए हैं।
7 या 8 मैच, और ऐसा नहीं है कि उसने परफॉर्मेंस नहीं दी है, उन हर विक्ट्री में इंडिया की सेना कंट्री में उसकी जीत रही है। चाहे लॉर्ड्स वाला टेस्ट आप देख लो, ओवल वाला सेंचुरियन में जो जीत आई थी वहाँ पे तो उनके विकेट भी थी, फिर उसके बाद केप टाउन में भी आई थिंक हम जीते तो वहाँ पे भी, फिर आपके मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, गाबा, इन सब में सिराज ने वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सिराज में कहीं ना कहीं अब वो एक हम देख रहे हैं कि सबसे बेहतरीन गेंदबाज, और वो कहीं ना कहीं अब अटैक को लीड करने वाला होना चाहिए। तो मोहम्मद सिराज अब वो अटैकर मुझे नज़र आ रहे हैं कि लीडर बन सकता है वो हमारे अटैक का, जसप्रीत बुमराह खेले या ना खेले। लीडर ऑफ द अटैक प्रवीण किसी ना किसी को तो बनना ही है, क्योंकि आप ये देखो कि बुमराह जब अनअवेलेबल होंगे, और वो होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बुमराह का शरीर उनको अलाउ नहीं करेगा कि वो 5-5 टेस्ट मैचेस खेलें। हार्दिक पांड्या का शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, तो बीसीसीआई ने कहा कि हम आपको टेस्ट मैचेस से दूर रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी यूटिलिटी का फायदा हम वाइट बॉल क्रिकेट में उठा सकें। तो बुमराह जब बाहर होंगे, किसी ना किसी को लीडर ऑफ द अटैक बनना पड़ेगा, और वो काम सिराज से बेहतर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उनको दुनिया के हर एक कोने में खेलने का एक्सपीरियंस है, हर एक कोने में विकेट्स निकालने का एक्सपीरियंस है, हर एक बल्लेबाज को जवाब देना जानते हैं, वो एग्रेसिव माइंडसेट के बॉलर हैं, और स्लेजिंग भी भरपूर तरीके से वो करते हैं, स्लेजिंग का भी कोई मौका नहीं छोड़ते। तो मोहम्मद सिराज इज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, फॉर लीडिंग द अटैक ऑफ टीम इंडिया, क्योंकि वो इस पॉइंट पर आ चुके हैं अपने करियर के जहां से वो अब एक बॉलर, वो वाले बॉलर नहीं है जिनको कोच समझाएगा, वो वाले बॉलर हैं जो अपने साथ वाले बॉलर्स को समझाएंगे। आकाशदीप के साथ जिस तरह से वो खड़े रहे, जिस तरह से उन्होंने पूछा पहली इनिंग के बाद कि तेरे को फाइफर पूरा करना है क्या, मैं छोड़ दूं, बाहर बॉल डाल दूं, लेकिन आकाश ने बड़ा दिल रखते हुए कहा कि भैया फाइफर बहुत आएंगे, आप अपना विकेट निकालो, टीम को जो 20-30 रन की आप लीड एक्स्ट्रा दिलवाओगे ना, वो आप काम पहले करो। और तो सुन भी ली अगले इनिंग में ही आ गई, उन्होंने फाइफर निकाल भी लिया। तो प्रवीण अब सिराज का यही रोल है कि उनको दिल बड़ा रखना पड़ेगा, उनको अपने साथ वाले बॉलर्स को चलाना पड़ेगा। विराट कोहली क्यों विराट कोहली, क्योंकि अगर वो क्रीज पर मौजूद है तो उनके साथ वाले को वो रन दौड़ाएंगे, और अगर वो 25 की स्पीड से भाग रहे हैं तो सामने वाले को भी 20 की स्पीड से भागना पड़ेगा, नहीं तो विराट का लेवल मैच नहीं कर पाएंगे। और सिराज को भी इसी तरह के स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे कि अगर आप इंडियन टीम में खेल रहे हो, सिराज बुमराह का लेवल, सिराज बुमराह का स्टैंडर्ड आपको मीट करना पड़ेगा, नहीं तो आप इंडियन टीम के लिए केपेबल नहीं। तो अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस जारी रखेंगे, सिराज को कोई भी लीडर ऑफ द अटैक बनने से नहीं रोक सकता। और बुमराह की कमी की हम बातें सुनते आ रहे प्रवीण, कि हमको लंबे समय तक सुननी नहीं पड़ेगी, और सुननी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जिन खिलाड़ियों को हम चाहते थे कि टेस्ट सीरीज़ में देखें, अब वो कहीं ना कहीं कोई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में लगा हुआ है, कोई पोस्ट मैच रिव्यू कर रहा है, तो विराट कोहली ट्वीट भी कर रहे हैं। अब एजबेस्टन वाले टेस्ट मैच को हम चाह रहे थे कि विराट कोहली शायद यहाँ पर खेलते, बट विराट कोहली ने ट्वीट भी बड़ा खूबसूरत करा, शुभमन गिल, आकाशदीप सबको वहाँ पर प्रेज़ भी करा, और जिस तरीके से टीम इंडिया जीती, क्योंकि विराट कोहली की कप्तानी में भी हम क्लोज आए थे एजबेस्टन 2018, लेकिन हम जीत नहीं पाए थे। ऑफकोर्स 2022 वाला मैच भी हम नहीं जीत पाए थे, वहाँ पे जॉनी बेस्ट्रो हमसे पूरा मैच खींच के लेके चला गया था, बट इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ और टीम इंडिया ने मैच जीता। तो वहाँ पे विराट कोहली ने भी कॉन्ग्रेचुलेट करा शुभमन गिल को, जिस तरीके से शुभमन गिल है, और कहीं ना कहीं इन सब ने तो पहले ही देख लिया था। मेरे को विराट कोहली का एक कमेंट भी याद आता है कि आई थिंक शुभमन गिल के लिए उन्होंने बोला था कि शुभमन गिल जितना 19 साल की उम्र में टैलेंटेड है, उतना तो शायद मैं अपनी उम्र में नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो, और फिर रोहित का भी, कि रोहित के शॉट पे शुभमन गिल ने कुछ कमेंट करा था कि बेस्ट पुल शॉट ऐसा कुछ, और फिर रोहित ने कमेंट करा था कि थैंक्स फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं पहले से ही इनको अंदाज़ा हो जाता है कि देख के हाँ कौन फ्यूचर, और फ्यूचर बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है शुभमन गिल और इन सब के अंदर में। हमारी टीम जिस तरीके से जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, बड़ी ब्राइट नज़र आ रही है। लेकिन दिल वहाँ दुखता है जब आप जिन खिलाड़ियों को चाहते हैं कि वो आपके अभी भी खेलते हुए नज़र आए, वो अब आपको कैमरे के सामने नज़र आ रहे हैं, मतलब नॉट जो ग्राउंड में कैमरा है उसके सामने, घर पे जो कैमरा है उसके सामने नज़र आ रहे हैं। बट अब अगर नेक्स्ट टेस्ट मैच की बात करें जो लॉर्ड्स में होने वाला है, उसके लिए क्या टीम कुछ बदलाव करना चाहिए, या फिर इसी टीम के साथ जाना चाहिए, या फिर लॉर्ड्स के मैदान पे कुछ, जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स आएंगे क्योंकि अब लंबा गैप हो गया, एक टेस्ट मैच का आपने उन्हें दे भी दिया रेस्ट, उसके अलावा कोई और चेंजेस देखते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर स्टिक टू दैट टीम?
प्रवीण, मुझे लगता है कि आपको वैसे तो कोई फोर्सेबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टीम ने खेला है, छा गई गुरु, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन अनफोर्सेबल चेंज अगर आप करना चाहें वहाँ पर, क्योंकि लॉर्ड्स की पिच जानी जाती फास्ट बाउंसी ट्रैक्स के लिए, डिपेंड करता है कि वो पिच उस तरह की बनाते भी हैं या नहीं बनाते, क्योंकि जानी तो एजबेस्टन और लीड्स की भी फास्ट बाउंसी ट्रैक्स की वजह से ही जाती है, और स्विंग देखने को मिलता है ऑब्वियसली। बट क्या वो उस तरह की पिच बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, इस पर इस सवाल का जवाब टिका है। क्योंकि अगर वो ग्रास टॉप, ग्रीन टॉप अगर आपको दे रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि हम एक और फास्ट बॉलर अंदर लाएं, एक ऑलराउंडर को बाहर बिठा करके। तो हो सकता है फिर वहां पर अगर आप बैटिंग ही देख रहे हैं तो आप शार्दुल ठाकुर को ले आएं, जो कि बैटिंग ऑलराउंडर से ज़्यादा बॉलिंग ऑलराउंडर है। हो सकता है आप अर्शदीप को ले आएं अगर आप चाहते हैं कि हम एक प्रॉपर ही बॉलर खिलाना चाहते हैं, क्योंकि जडेजा और वॉशिंगटन में हमारे पास अच्छे बैट्समैन हैं। और अगर आप ये सब, मतलब अगर आपको उसी तरह का पिच मिल जाता है जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह का इन दोनों मैचेस में भी आपको देखने को मिला, तो आप शायद आप एक स्पिनर को ट्राई कर लें, क्योंकि एक प्रॉपर स्पिनर को ट्राई कर लें, शायद कुलदीप यादव को ट्राई कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टीम इंडिया के पास मतलब हर डिपार्टमेंट टिक्ड है। बैटिंग का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अगर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते हैं तो आप एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करके एक बॉलर खिला सकते हैं, अपने आप को एक एडिशनल मौका दे सकते हैं। और उसके अलावा ऑब्वियसली करुण नायर पर जिनको करुण नायर के बारे में बात करने का वेट है, मेरे लिए तो वो ड्रॉप नहीं हो रहे, एटलीस्ट एक और टेस्ट मैच में तो ड्रॉप नहीं हो रहे, क्योंकि गौतम गंभीर का सिग्नेचर कोचिंग स्टाइल यही है ना कि वो लॉन्ग रन देते हैं। और अगर आप लॉन्ग रन नहीं दोगे प्लेयर को, जो गलती उस समय के शायद कोचिंग स्टाफ ने करी, जो गलती शायद उस समय के टीम मैनेजमेंट ने करी, वो गंभीर भी कर देगा। तो गुरु आप ये देख लो कि गौतम गंभीर और उनमें कोई फर्क नहीं रह गया, जिन्होंने अपने पहले ही आईसीसी टूर्नामेंट में, पहले ही असाइनमेंट में आईसीसी ट्रॉफी आपके नाम कर दी, तो उसकी कोचिंग में कुछ तो खास होगा। बिल्कुल। तो उसी खासियत का एनालिसिस इस चीज में छुपा है कि गौतम गंभीर लॉन्ग रन देने में मानते हैं। तो मुझे लगता है कि 3 टेस्ट, और जब आपने पहला टेस्ट उस पोजीशन पे नहीं खेला जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, तो आपको 2 टेस्ट तो और देने बनते ही हैं। इस मैच में करुण नायर थोड़े अनफॉर्चुनेट दिखे, मेरे को लग रहा है कॉन्फिडेंस की कमी ज़्यादा नज़र आ रही है, रादर देन वो रन बनाने की भूख, या फिर आप कह लीजिए कि रन बनाने की अवेयरनेस से ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। गौतम गंभीर उनके साथ बात करें, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, पर करुण नायर एटलीस्ट एक टेस्ट मैच तो और, एक टेस्ट मैच और तीसरा भी आप देना चाहेंगे। और वो कहीं ना कहीं था भी कि आप कम से कम 5-6 इनिंग तो उनको दे। अब वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं तो फिर ये नई टीम है, आपको आपके पास नए सितारे हैं, साईं सुदर्शन वो उनकी जगह ले लेंगे। हाँ, बस साईं सुदर्शन को लॉन्ग रन नहीं दिया इन्होंने पहली बार में, बट साईं सुदर्शन फ्यूचर स्टार है प्रवीण, उनको लॉन्गेस्ट रन मिलेगा, मिलेगा क्योंकि अब करुण नायर के साथ कहीं ना कहीं वो उम्र का भी तकाजा रहने वाला है कि अब वो भी कहीं ना कहीं 30+ हैं, तो उनको भी आगे कितने मौके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कब तक वो भी चांस, और फिर ऊपर से दिखते भी पूरे हमारे हिटमैन की तरह है। तो इस बात का लिंक है कुछ बाहर निकलने के साथ? क्योंकि शुरुआती दौर में टेस्ट करियर दोनों का एक जैसा, हालांकि करुण नायर का बहुत ही अलग रहा है, लेकिन लॉन्ग रन नहीं मिलता। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा को भी शुरुआत में लॉन्ग रन नहीं मिला, बट ये मतलब नहीं कि करुण नायर को ओपनर बना दो आप। ये बात है कि रोहित शर्मा के पास धोनी थे लॉन्ग रन देने के लिए, क्या पता करुण नायर के पास गौतम गंभीर। हाँ, हो सकता है, अब देखते हैं। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर जैसे चेंजेस की बात कर ही रहे हैं, तो आई थिंक या तो आप नीतीश रेड्डी को बोलें कि भाई आप बैठिए एक मैच, है ना, हम यहाँ पे, क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट मैच आप जीत जाते हैं तो आप 2-1 से आगे हो जाते, प्लस लॉर्ड टेस्ट मैच में गस एटिक्सन और साथ में आपके जोफ्रा आर्चर खेलने वाले हैं, जो अभी तक रिपोर्ट्स नजर आ रही। जोफ्रा आर्चर तो इसमें भी खेल लेता, बट फैमिली इमरजेंसी की वजह से वो खेला नहीं। तो अगर सेकंड मैच में ये दोनों आ जाते हैं तो फिर इनकी बॉलिंग और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी, और वहाँ पर आप चाहेंगे कि आप अपनी भी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अभी तक आपकी अच्छी है। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा सा हमारे वहाँ पे काम ख़राब कर रहे थे, तो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह तो आपके जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे। लेकिन नीतीश रेड्डी आप देखो, बिना उनकी बैटिंग के भी हमने ये मैच जीता, और देखा जाए तो हमारे 5 बैट्समैन अच्छा काम कर रहे हैं।
है ना, तो हमें बैट्समैन की और अतिरिक्त ज़रूरत नहीं है, हमें अतिरिक्त ज़रूरत है बॉलर्स की। तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे अर्शदीप को खिलाइए या फिर शार्दुल ठाकुर को आप खिलाने उनको खिला लीजिए, क्योंकि आप उनको बैटिंग भी दे देंगे। और प्लस अगर लॉर्ड्स में स्विंग होता ही है, वहाँ पे अगर होता परचेज उनको मिला थोड़ा सा और बेहतर, तो वो आपको विकेट भी निकाल के दे देंगे। तो शार्दुल या अर्शदीप में से आपको अगले मैच में खिलाना चाहिए अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह। तो ये अगर 2 चेंजेस हो जाते हैं, आप तो वैसे भी चेंजेस कर ही रहे हैं ना, पहले मैच में भी आपने करा, सेकंड मैच में भी करा, तो आप जीतने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जीतने के लिए आपको थोड़ा सा और एग्रेसिव होना पड़ेगा। और उसमें अगर आपने अर्शदीप को ला दिया, और अर्शदीप अगर लॉर्ड्स में डेब्यू करते हैं, उससे बेहतर वेन्यू उनको नहीं मिल सकता लॉर्ड्स में डेब्यू करने के लिए, तो बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है अर्शदीप की। तो मैं चाहूँगा कि अर्शदीप तीसरे मैच में खेले ही खेले। प्रवीण, एनालिसिस तो अच्छे से हो गया, हाँ। खबरें सारी दे दी, हाँ। और चर्चा भरपूर कर ली। उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया अगला टेस्ट मैच जीतकर क्रिकेट के मक्का वहाँ पर अपना डंका बजाए और 2-1 से सीरीज में आगे हो जाए। होनी पड़ेगी बॉस, उसके अलावा और कोई चांस नहीं है। गौतम गंभीर को भी नाक बचानी है, प्लस शुभमन गिल को भी अपना दिखाना है भाई, तो करना पड़ेगा बिल्कुल। और उम्मीद आप लोगों से भी करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि प्रवीण बहुत मेहनत लगती है इस तरह के पॉडकास्ट करने में। और हमारे जो दोस्तगण हैं हमारे, अगर उनका सपोर्ट रहेगा तो इस तरह के पॉडकास्ट आगे आते रहेंगे।